वेलकम टू स्केलर एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो क्लास 9th का टॉपिक है। और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे सीखेंगे, चाहे वो जनरल टर्म हो, ठीक है, या फिर अदर जहाँ पे ये फिज़िकल सिग्निफिकेंस इसका आता है वो सब चीज़ें देखेंगे। तो और साथ में लास्ट में हम देखेंगे इसका ग्राफ। तो चलो फिर शुरू करते हैं, समझते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन शॉर्ट जीपी, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं जीपी, ये क्या होता है और इसका क्या डेफिनेशन हो गया है, कैसे ये हम लिखते हैं, ठीक है। तो हम अब तक पढ़ते आ रहे थे अलग अलग तरह का सीक्वेंस, ठीक है, जिसमें अलग अलग तरह का पैटर्न था, किसी में कुछ ऐड करके कुछ आ रहा था, किसी का कोई अलग रूल था। तो अगर हम देख रहे हैं इसमें जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसमें होता क्या है कि मान लो जैसे मेरे पास एक वैल्यू जैसे 2, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आ रहा है मेरा 4, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है वो है हमारा 8, ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म आ रहा है 16 और फिर इस तरीके से आ रहा है 32 और इस तरीके से हमारा आगे तक जाता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो हमारा सीक्वेंस है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें हो क्या रहा है कि पहले वाले टर्म में हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। क्या मल्टीप्लाई किया हमने? 2। पहले वाले टर्म में अगर हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 आ गया। फिर दूसरे वाले में फिर से अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 8 आ जाएगा। फिर से अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 16। दोबारा से अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब आ जाएगा 32। यानी कि पिछले टर्म में हमेशा अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये अगला टर्म हमारा आ जाता है। अगला टर्म हमें निकालने के लिए क्या करना होगा? पिछले टर्म में एक कांस्टेंट मल्टीपल हमें दिख रहा है, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अगला टर्म आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो 2 है, जो 2 बार बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं, या फिर इसको ये भी बोलते हैं हम, ज़्यादा वेल नोन है क्या? कॉमन रेशियो। और यहीं पे जो हमारा ये फर्स्ट ये है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म है, ठीक है। उसके बाद सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरीके से आगे तक जाता जाएगा। एपी में पढ़ा होगा जिसने, उसको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि इसका क्या सेंस है, ठीक है। अब ये इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो या कांस्टेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने का सेंस समझ आ रहा है? पीछे मल्टीप्लाई करो आ जा रहा है अगला वाला, फिर पीछे में मल्टीप्लाई करो आगे आ रहा है अगला वाला, इसलिए इसको हम कांस्टेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कॉमन रेशियो भी बोलने के पीछे क्या रीज़न है कि अगर मैं क्या करूँ, नेक्स्ट वाले टर्म को, जैसे सेकंड वाले टर्म को अगर डिवाइड करूँ फर्स्ट वाले टर्म से तो मेरा ये आएगा 4/2, यानी कि 2 आ जाएगा। अगर मैं थर्ड वाले को यानी A3 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ A2 से तो ये मेरा आ जाएगा 8/4, जो कि अगेन आ जाएगा 2। फिर अगर मैं A4 से डिवाइड करूँ A3 में, ठीक है, A3 से A4 में डिवाइड करूँ A3 से तो ये हमारा है 16 डिवाइडेड बाई 8, अगेन ये 2 आ जाता है। तो देखा जाए तो नेक्स्ट वाले टर्म और फर्स्ट वाले टर्म का जो हमारा रेशियो होगा, नेक्स्ट वाले और उसके प्रीवियस वाले टर्म का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज देख रहे हैं कांस्टेंट नंबर आ रहा है, हमेशा वो क्या आ रहा है? फिक्स नंबर आ रहा है 2। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये क्या है? एक कॉमन रेशियो है, यानी कि A2/A1 करो, ठीक है, या फिर A3/A2 करो, या फिर A4/A3 करो, या फिर A5/A3 करो, या फिर AN/A-N-1 करो। ये हर बार क्या आता है? 2 आता है, ठीक है। कोई भी आगे वाले टर्म में से हम पिछले टर्म को में से आगे वाले टर्म में पिछले टर्म से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हर बार एक फिक्स नंबर आता है, इसलिए हम इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं। ये रेशियो क्या है? हर बार सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसलिए हम इसको कॉमन रेशियो भी बोलते हैं। इसको अगर निकालना है तो सिंपली क्या करते हैं, किसी भी आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारा कॉमन रेशियो आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉमन रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा जो है जीपी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इस तरह का दिखता है, ठीक है। एक कॉमन वैल्यू मल्टीप्लाई होती जाती है और आगे की वैल्यूज हमें मिलते जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इस वाले में हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है? वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो 2, 4, 8, 16, 32 इस तरीके से वैल्यूज़ बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, ये क्या है? कॉमन रेशियो है, ये 1 से बड़ा है, ठीक है। अगर ये कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होगा तो जीपी आगे जाएगा, बड़ा होगा, ठीक है। और अगर ये 1 से कम होगा तो जीपी नीचे जाएगा, वैल्यूज़ क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। उसका भी मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तब तक के लिए लिख लो इसको,
ठीक है। तो जैसे मेरे पास देखो ये एक वैल्यू, ठीक है, 81 है, फिर क्या है मेरे पास 27, फिर है मेरे पास 9, फिर है 3, फिर है 1, फिर है 1/3, फिर 1/9, इस तरीके से आगे जाता जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो पहले वैल्यू क्या थी 81, फिर उससे कम होकर क्या होगी 27, फिर उससे भी कम होकर 9, फिर उससे भी कम होकर 3, और ये कम होते ही जा रही है। ठीक है। तो ध्यान देंगे तो इसमें जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो 1 अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूँ 81 में, अगर मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरा 27 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, कॉमन रेशियो इसको हम r से रिप्रेजेंट करवाते हैं। जो r है वो क्या है यहाँ पे 1/3। वही यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर मैं क्या 27 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ कि 9 आ जाए, तो 27 के साथ अगर मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये अगेन 9 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन रेशियो है, ठीक है, r, जो कि वो क्या है यहाँ पे 1/3, 1 से कम है। ठीक है। 1/3 इज लेस देन 1, और इसीलिए ये देखो ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग वैल्यू मुझे मिल रही है जीपी की। ठीक है। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में वैल्यूज हमारी डिक्रीज करती जा रही है, कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जिस कॉमन रेशियो से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कॉमन रेशियो लेस देन 1 है। तो एक ऐसा हो सकता है हमारा इंक्रीजिंग जीपी भी हो सकता है और डिक्रीजिंग जीपी भी हो सकता है, बेस्ड ऑन के हमारा कॉमन रेशियो क्या है। अगर कॉमन रेशियो 1 से ज़्यादा है तो जीपी इंक्रीजिंग होगी, अगर 1 से कम है तो जीपी डिक्रीजिंग होगी। सिंपल है। ठीक है। कभी कभी इस तरीके से रिकरिंग या रिपीटिंग टाइप का भी हमारा हो जाता है। कैसे देखो, जैसे ये मेरे पास एक वैल्यू है, एक जीपी है, चेक करो, 2 -2 2 -2 2 -2, और इस तरीके से आता जाएगा। तो बताओ क्या ये जीपी है या नहीं? अगर ध्यान से चेक करें तो ये जीपी है। कैसे बताओ? 2 मैं चाह रहा हूँ -2 आ जाए तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से, -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा। फिर अब इस -2 में भी अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 1 जा 2, तो ये 2 आ जाएगा। फिर से -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो इस बार फिर से माइनस, तो इसी तरीके से -1 से मल्टीप्लाई करते जाओ तो ये +2 -2 +2 -2 +2 -2 इस तरीके से आता जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, बेसिकली -1 है, -1। ठीक है। एक मान लो ये भी है, देखो जैसे 2, 2, 2, 2 या 3, 3, 3, 3, इस ये भी आपस में क्या है, जीपी में है, जिसमें कि कॉमन रेशियो क्या है 1, कॉमन रेशियो 1 है। ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से जीपी भी हो जाएंगे। ठीक है। ये बात, तो ये माइनस होने की वजह से देखो ऐसा फ्लिप टाइप का दिख रहा है, एक बार प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है। तो इस बार में जो हमारा कॉमन रेशियो क्या है वो है -1। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। जरूरी नहीं कि बढ़े घटे, हो सकता है बढ़े फिर घटे, फिर बढ़े फिर घटे, फिर बढ़े फिर घटे, इस तरीके से रिपीट हो सकता है। ठीक है ना। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, ऐसे रिपीट करता हुआ भी हो सकता है, या फिर इस तरीके से बढ़ता हुआ भी हो सकता है, या फिर घटता हुआ भी हो सकता है। अलग अलग टाइप के जीपी हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। तो बेस्ड ऑन की क्या हमारा कॉमन रेशियो अगर 1 से ज़्यादा हुआ तो इस तरीके से आएगा। कॉमन रेशियो अगर मेरा 1 से कम हुआ तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर कॉमन रेशियो नेगेटिव हुआ तो ऐसा कुछ होगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, इस तरीके से वैल्यू आने लगेगी। ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि एक जनरल हमारा जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं। ठीक है। चलो अब एक जनरल जीपी बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि हम एक कॉमन क्या कह सकते हैं, एक जनरल टर्म भी निकाल पाएँ, nth टर्म निकाल पाएँ। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। मान लेते हैं पहला टर्म जो इस तरीके से मेरा A1 है, A2 है, A3 है, अलग अलग टर्म है मेरे, इस तरह से A4 है, ठीक है, A5 है, A5, और इस तरीके से हमारा AN तक जाएगा। ठीक है। तो अब पहला टर्म मान लेते हैं हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A। ठीक है। तो दूसरा टर्म क्या होगा, ये हो जाएगा A × R। एक हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, एक R से मल्टीप्लाई कर देंगे तब नहीं आएगा। सेकंड टर्म को क्या करेंगे, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AR। ठीक है। उसका ये वाला क्या होगा, इस वाले में फिर से R से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो AR है ही, एक बार और अगर हम AR में फिर से R से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, AR का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसे R से मल्टीप्लाई किया इस तरीके से × R, फिर इस वाले में भी हमने × R कर दिया, यहाँ से इसमें भी × R कर दिया। इस तरह से आगे से करेंगे तो क्या हो जाएगा, AR का क्यूब, फिर AR का पावर 4, और इस तरीके से AR के पावर, अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, सेकेंड टर्म में R के पावर 1 है, थर्ड टर्म में R के पावर 2 है, फोर्थ टर्म में R के पावर 3 है, और फिफ्थ टर्म में R के पावर 4 है। यानी कि जो पावर है, ठीक है, R पे यानी कॉमन रेशियो पे जो पावर है, ध्यान से देखो, वो इस नंबर ऑफ टर्म, जैसे थर्ड टर्म है तो उसके लिए पावर क्या होगा, इससे कम होगा। थर्ड टर्म के लिए पावर 2 होगा, फोर्थ टर्म के लिए पावर
3 होगा, फोर्थ टर्म के लिए पावर 3 होगा और फिफ्थ टर्म के लिए पावर 4 होगा। तो इससे पता चला कि पावर एक कम होने जा रहा है। तो यहाँ पे an के लिए क्या होगा, एक पावर कम होना चाहिए, यानी पावर n-1 होना चाहिए। यहाँ से हमको एक फॉर्मूला मिल गया क्या, कि an टर्म जो हमारा होगा gp के लिए वो क्या होगा, ar के पावर n-1। ठीक है, इस तरीके से हमारा होगा। तो अब इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम अलग अलग जो है टर्म्स को निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक जीपी है यहाँ पे 3, 6, 12, 24 और इस तरीके से आगे जाता जा रहा है। मान लो मुझे कोई बोले कि तुम यहाँ से ऐसा करो 10th टर्म निकालो। ठीक है, 10th टर्म क्या होगा, तो सिंपल है, यहाँ पे हमको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए जो कि क्या है 3। ठीक है, फर्स्ट टर्म यानी a हमारा क्या हो जाएगा 3। कॉमन रेशियो क्या है, देखो कितना मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें 2 से, फिर इसमें कितना मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, यानी कॉमन रेशियो यानी r का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। अब हमको चाहिए a10। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला जाना है क्या कि an इक्वल टू क्या होता है ar के पावर n-1। तो a10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a जो कि फर्स्ट टर्म हमारा a क्या है 3 है और r क्या है ये है 2, इसके पावर n-1 कौन सा टर्म चाहिए, 10th टर्म चाहिए, तो ये हो जाएगा 10-1 यानी कि 3 इंटू 2 के पावर 9, ये हमारा क्या हो जाएगा a10 हो जाएगा। 3 इंटू 10 के पावर 9 a10 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 3 इंटू 2 के पावर 9 ये हमारा a10 हो जाएगा। अभी इसको 2 के पावर 9 को सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी a10th टर्म ऑफ दिस जीपी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला फॉर nth टर्म। ठीक है, तो ये जो हमने nth टर्म का फॉर्मूला निकाला है, अगेन अगर मैं ध्यान से तुम देखोगे तो ये जो nth टर्म है किस बात पर डिपेंड करता है, सिर्फ n की वैल्यू पर डिपेंड करता है। यहाँ पे मुझे n की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे nth टर्म चाहिए तो मुझे n चाहिए। ठीक है, ये तो मुझे पता है, n की वैल्यू रखो और यहाँ पे मेरा जो है वो nth टर्म आ जाएगा। इसका जो nth टर्म है, जैसे फोर्थ टर्म, ये हमारे इस फॉर्मूले में इस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, हमको क्या चाहिए, सिर्फ फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन रेशियो चाहिए और कौन सा टर्म चाहिए वो चाहिए। अब इसके बीच में क्या क्या टर्म है हमें उससे मतलब नहीं है। तो ऐसे फॉर्मूले को, ठीक है, जो कि डायरेक्टली n पे डिपेंड करता है, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सप्लिसिट फार्मूला। ठीक है, एक्सप्लिसिट फार्मूला या एक्सप्लिसिट रिलेशन, ये एक्सप्लिसिट फार्मूला है किसके लिए, nth टर्म के लिए। तो चलो अब यहाँ पे देखो एक्सप्लिसिट फार्मूला इस तरीके का होता है, ये हमने सीख लिया है। तो अब इसके लिए कैलकुलेट करते हैं जो है रिकर्सिव फार्मूला। ठीक है, 2 तरह के फार्मूले हमने निकाल रहे थे, एपी के लिए भी और इसी तरह से जीपी के लिए भी निकालेंगे, रिकर्सिव फार्मूला और एक्सप्लिसिट फार्मूला। तो एक्सप्लिसिट फार्मूला हो गया, चलो करते हैं रिकर्सिव फार्मूला। रिकर्सिव फार्मूला में क्या होता है कि पिछले टर्म से कैसे नेक्स्ट वाला टर्म रिलेटेड है ये हम दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल एपी में जो रिकर्सिव फार्मूला था एन टर्म का, वो क्या था, an क्या था, an-1, ठीक है, प्लस डी। ये हमारा क्या था, रिकर्सिव फार्मूला था किसके लिए, हमारा एपी के लिए। ठीक है, जिसमें कि मैं क्या है, अगर nth टर्म चाहिए तो उसके पिछले वाले में क्या ऐड कर देंगे, डी ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या है, रिकर्सिव फार्मूला हमारा जो है इस तरीके से nth टर्म का आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं जीपी में करना चाहता हूँ तो ये कैसे करूँगा, तो जीपी में रिकर्सिव फार्मूला अगेन an हमको अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इससे जो पिछला टर्म है जो कि हमारा क्या हो जाएगा, पिछला टर्म ये हो जाएगा an-1, इसमें अगर मैं कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑब्वियसली मेरा an आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये है ना, इस पिछले वाले में कॉमन रेशियो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। इसी तरह अगर इस पिछले वाले में अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ रहा है। तो उसी तरीके से अगर an मुझे निकालना है तो उसका जो पिछला वाला टर्म होगा, यानी यहाँ पे an-1, ठीक है, उसमें अगर मैं r से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये an आ जाएगा। तो वही हमारा है, तो इस तरीके से हमारा रिकर्सिव फार्मूला आ गया। यही हमारा रिकर्सिव फार्मूला है इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, चलो ठीक है, तो देखो ये है हमारा क्वेश्चन जिसमें ये हमारा दिया हुआ है एक जीपी 5, 10, 20, 40। देखा जाए तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, 20 इंटू 2 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस जीपी में ए जो फर्स्ट टर्म हमारा है वो है 5 और कॉमन रेशियो है 2। ठीक है, 2 ही है जिसको मल्टीप्लाई करके अगला टर्म आते जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फाइंड एक्सप्लिसिट फार्मूला, फाइंड एक्सप्लिसिट फार्मूला फॉर nth टर्म, यानी nth टर्म के लिए एक्सप्लिसिट फार्मूला चाहिए और
रिकर्सिव फॉर्मूला भी चाहिए nth टर्म के लिए, ठीक है। तो चलो देखो कैसे निकालते हैं एक्सप्लिसिट और रिकर्सिव। तो एक्सप्लिसिट का फॉर्मूला हम जानते हैं ए एन इक्वल टू क्या था, ये था ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। ये लेकिन जो हमने निकाला था ये जनरल सारे जीपी के लिए है, ठीक है ना, हर एक जीपी के लिए ये अप्लीकेबल है। लेकिन जब हमें एक पार्टिकुलर जीपी दे दी गई है तो हमको इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और प्रीसाइज लेके जाना होगा, जहाँ पे कि ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करे, एन पे डिपेंड करे, ठीक है। तो ये कैसे होगा, जो ए nth टर्म हमें चाहिए तो फर्स्ट टर्म रख दो जो कि क्या है 5, ठीक है। कॉमन रेशियो रख दो जो कि क्या है 2, और ये हो जाएगा n माइनस वन। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ए एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 इंटू अगर मैं 2 को बाहर लेके आऊँ तो बहुत तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करवाने के। मैं इसको सिर्फ n में भी रिप्रेजेंट करा सकता हूँ, 5/2 इंटू टू द पावर n ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, टू द पावर 2 टू द पावर n ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या ये जो आया है ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, ये जो -1 है ये 2 के पावर -1, इस -1 को यहाँ पे 2 ऐसे ला सकते हैं, ठीक है। ऐसे समझो 2 के पावर n -1 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर n इंटू 2 के पावर -1। अब इस -1 को लिख सकते हैं 2 के पावर n इंटू 1/2, और यही 1/2 यहाँ पे इस तरीके से 5/2 बन गया है, ठीक है, और ये 2 के पावर n हो गया है। तो इस तरीके से ये वैल्यू आई है, ठीक है। तो चाहो तो ऐसे ऊपर जो लिखा है उसी पे छोड़ दो, वो भी ठीक है, नहीं तो ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी के ऊपर है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही ठीक है। ये देखो मेरा क्या है, ये ध्यान से देखो तो जो ए एन टर्म है वो सिर्फ किस बात पे डिपेंड करता है, एन की वैल्यू। एन की वैल्यू रखो, जो भी टर्म चाहिए वो आ जाएगा, ठीक है। एन की वैल्यू रखो, जो भी टर्म चाहिए वो आ जाएगा, सिर्फ एन ही है, देखो सिर्फ एन पे ही डिपेंड कर रहा है ए एन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हो जाएगा फॉर दिस ए पी, ठीक है, जो कि nth टर्म निकाल के देगा। अब मान लो हमको चाहिए रिकर्सिव फॉर्मूला, ठीक है, रिकर्सिव फॉर्मूला चाहिए, तो वो कैसे होगा। रिकर्सिव फॉर्मूला हमने देखा था ए एन इक्वल टू क्या था, ए एन माइनस वन में हम क्या मल्टीप्लाई कर दे, आर से, ठीक है। तो पिछले टर्म में अगर आर से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं इसका क्या होगा रिकर्सिव फॉर्मूला के लिए। तो इस केस में यह आर की वैल्यू हमें पता है जो कि क्या है 2 है, तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन माइनस वन इंटू 2, तो यह हमारा 2 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस वन ए एन। तो ये हमारा हो जाएगा रिकर्सिव फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये एन पे नहीं डिपेंड करता, पिछले वाले टर्म पे डिपेंड करता है। अगर मुझे कोई पिछला वाला टर्म बता दे, इस ए एन के पिछला वाला टर्म बता दे, यानी कि ए एन माइनस वन बता दे, तो मैं यहाँ रखते ही ए एन निकाल लूँगा, है कि नहीं। मान लो अगर पिछला वाला टर्म क्या हो, जैसे मान लो पिछला टर्म 40 है, ठीक है, यहाँ पे पिछला वाला टर्म यानी ए एन माइनस 40 है, तो 40 यहाँ पे जैसे ही रखोगे ये टोटल क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, यानी हमको इसके आगे वाला टर्म निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। आगे वाला टर्म चाहिए तो पिछले वाला टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा रिकर्सिव फॉर्मूला हमको बताता है, ठीक है। तो ये देखो डिफरेंस है, ये आया है जो ये है एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, ये है रिकर्सिव फॉर्मूला, ठीक है। तो चलो दोनों को एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ये हमारा है, इसमें अगर मैं n की वैल्यू क्या रख दूँ, 3 रख दूँ, तो ये हमारा हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू 5/2 इंटू 2 के पावर 3, ये हो जाएगा 5 इंटू 2, ये 2 के पावर 3 हो जाएगा 8 हो जाएगा, हाँ, ये कट के आ जाएगा क्या 4, ये आ जाएगा 20। तो देखो थर्ड टर्म जो है हमारा A3 वो देखो 20 आ रहा है कि नहीं, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, ठीक है, आ रहा है 20, बिल्कुल सही है, यानी कि रिकर्सिव फॉर्मूला, यानी कि हमारा एक्सप्लिसिट फॉर्मूला काम कर रहा है। ऐसे ही इसको चेक कर लेते हैं, अगर मुझे A3 निकालना है तो उसमें मुझे क्या करना होगा, 2 टाइम्स ऑफ इसके पहले वाला यानी A2 ये रखना पड़ेगा, तो E2 इंटू A2 कौन है, A2 हमारा 10 रख दो, तो देखो कितना आ रहा है 20 आ रहा है, यस, इससे भी 20 आ रहा है, इससे भी 20 आ रहा है, दोनों ही फॉर्मूले से हम 20 ला पा रहे हैं, थर्ड टर्म को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो ये दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है और एक रिकर्सिव फॉर्मूला है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला वगैरह ये सब होता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक जो है हमारे इस जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसको कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रैक्टल्स, ठीक है। फ्रैक्टल्स क्या होता है ऐसा समझो, देखो फ्रैक्टल्स वो मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं जो कि खुद को रिपीट करते हैं। अगर हम उसको जूम करते जाएं तो वो खुद को रिपीट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक ये इस तरीके का हो, ये इस तरीके से एक स्क्वायर हो, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से 4 और पार्ट में स्क्वायर कर दूं, ठीक है, उसके बाद क्या करूं 4 और इस तरीके से कर दूं, तो देखा जाए तो हर एक स्क्वायर जो है अपने इस बड़े वाले स्क्वायर का क्या है, मिनी वर्जन है, ठीक है ना, इस बड़े वाले स्क्वायर का मिनी वर्जन है। तुम कहीं पे भी जाओगे तुम्हें एक स्क्वायर मिलेगा जो कि बड़े वाले स्क्वायर का मिनी वर्जन होगा। इसको और अगर मैं जूम करूं तो एक और स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा, और जूम करूं तो एक और स्क्वायर मिलेगा। इस तरीके से स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर आता जाएगा, ठीक है, यानी कि एक ऐसा पैटर्न जो खुद को रिपीट करता जाए एट
डिफरेंट स्केल्स, यानी कि जूम करते जाओ और वही शेप जो तुम्हें बाहर दिख रहा था, जो स्क्वायर तुम्हें बाहर दिख रहा था, वही शेप अंदर भी दिखने लग जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्टल्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल जो है नेचुरल चीज़ों में भी दिखाई देता है, बट उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। एक हमारा जो है मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरीके से, इस ट्रायंगल के अंदर मैं चाहूँ तो एक और ट्रायंगल इस तरीके से बना सकता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद इसके अंदर एक और ट्रायंगल बना सकता हूँ इस तरीके से, फिर इसके अंदर एक और ट्रायंगल बना सकता हूँ इस तरीके से। तो देखो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, कहीं पे भी तुम जाओगे तुम्हें एक ट्रायंगल दिखाई देगा, एक ट्रायंगल दिखाई देगा, इसके भी अंदर से इनफाइनाइट लेके चले जाओ। ठीक है, तो इस तरह का शेप जो खुद को रिपीट करता जाए। ठीक है, इस तरह का शेप जो खुद को रिपीट करता जाए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एक दो वीडियोस के जो फ्रैक्टल्स को दिखाते हैं। ठीक है, फ्रैक्टल्स के ऐसे वीडियोस मैं जो है उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो तुम देख सकते हो। यहाँ पे देखो ये वाली वीडियो जो है वो तुम देख सकते हो। ठीक है, जो है फ्रैक्टल्स पे है। अब देखो आगे बढ़ते हुए समझते हैं जो फ्रैक्टल्स जिस टाइप के तुम्हारे सिलेबस में है उसमें हम आते हैं। तो तुम्हारे बुक में, ठीक है, क्लास 9th में एक फेमस फ्रैक्टल दिया हुआ है जिसका नाम है सिरपिंस्की ट्रायंगल। ठीक है, सिरपिंस्की ट्रायंगल, ये क्या है, ये एक मैथमेटिशियन है सिरपिंस्की नाम के, जिन्होंने ये फ्रैक्टल को डिस्कवर किया है। इसमें क्या होता है कि देखो मैं वहाँ पे डायग्राम ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, कि डायग्राम थोड़ा सा इसका अलग है, जो बोर्ड पर बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पे दिखा देता हूँ। इसमें क्या होगा कि देखो एक ट्रायंगल है, ठीक है, जो पूरा ब्लैक कलर का है। तो शुरू में वो कितने ट्रायंगल है, एक ब्लैक ट्रायंगल है। ठीक है, ध्यान से देखना, तो इसे ब्लैक ट्रायंगल्स गिनने हैं। ठीक है ना, ब्लैक ट्रायंगल्स गिनने हैं। ठीक है, तो शुरू में देखोगे तो कितने ट्रायंगल है, एक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखो एक ब्लैक ट्रायंगल के बीच में मैं क्या कर देता हूँ, एक वाइट ट्रायंगल बना देता हूँ, तो मेरे पास 3 और ब्लैक ट्रायंगल मिल जाते हैं। ठीक है, तीन ब्लैक ट्रायंगल हो गए। उसके बाद बाकी के जो 3 सेकंड वाले में जो 3 ब्लैक ट्रायंगल है, उन सब के बीच में एक वाइट ट्रायंगल अगर मैं बना दूँ तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखो तो कितने हो गए हैं, टोटल यहाँ पे 9 ट्रायंगल्स हो गए हैं। और उसके बाद और फिर उसमें भी जो ब्लैक है उनके बीच में एक वाइट बना दोगे तो फिर अब कितने हो जाएंगे, 27, और इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। और ये फ्रैक्टल का अगर तुम डिज़ाइन देखोगे तो इसका कोई भी सेक्शन चेक करोगे, कोई भी बीच में सेक्शन चेक करोगे तो तुम देखोगे कि ये क्या है, हमेशा अपना जो लार्जर वर्जन था उसी का क्या है, एक मिनी वर्जन है। ठीक है ना, जो पहले था उसी का मिनी वर्जन धीरे धीरे आगे तुमको मिलता जाएगा। एक पैटर्न होगा जो रिपीट होता जाएगा। मैं यहाँ पे एक जो है वो ऐड कर देता हूँ इमेज, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि इस तरह के भी फ्रैक्टल्स होते हैं 2-3। ठीक है, जैसे ये वाला है और ये वाला, ठीक है, और ये वाला, इस तरीके से देख लो, ये कई सारे हैं। तो ये इस तरीके से हमारे फ्रैक्टल्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो क्यों हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि तुमने देखा इस सिरपिंस्की ट्रायंगल में जो ब्लैक ट्रायंगल को अगर हम गिन रहे थे तो वो पहले 1 था, फिर 3 था, फिर 9 और 27, 9 और 27। तो ध्यान से देखो ये क्या हो रहे हैं, ये बेसिकली जीपी में है। इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 आ जाएगा, फिर 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 9 आएगा, फिर 9 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 27, और इसी तरीके से ये आता जाएगा। तो बेसिकली ये क्या है, ये जो सिरपिंस्की ट्रायंगल है ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो है शो कर रहा है। ठीक है ना, इससे एक जीपी बन रहा है, इसलिए यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, और भी हमारे जो नेचुरली जो एग्जिस्टेंस में हैं वो वैसे भी हमारे पास फ्रैक्टल्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, मैं यहाँ पे इमेज ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे ब्रोकली होता है। ठीक है, ब्रोकली को देखोगे तो वो खुद में एक शेप होता है ऐसा, गोभी जो होता है। ठीक है, लेकिन उससे एक छोटा सा पार्ट तोड़ लो तो देखोगे तो वो भी एक छोटा सा गोभी जैसा होता है। ठीक है, फिर उसमें से भी एक छोटा सा पार्ट तोड़ लो तो वो भी और उससे भी छोटू सा ऐसा गोभी बनेगा। मतलब कि वो खुद को क्या करता है, रिपीट करता है। उसका एक छोटा सा पार्ट भी उठा लो तो वो बड़े पार्ट जैसा ही दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्टल्स बोलते हैं। ठीक है, साथ में और देखो क्या एग्जाम्पल है हमारे पास, जो ब्रांचेस होते हैं ट्री के। ठीक है, उसको भी देखो तो क्या होता है, एक ट्री होता है उसमें कई सारे ब्रांचेस होते हैं, उसका एक ब्रांच ले लो तो वो भी एक छोटा सा ट्री जैसा होता है। फिर उस ब्रांच के अंदर भी एक और ब्रांच देखोगे वो भी एक और छोटे से ट्री जैसा होगा। तो इस तरीके से जो ट्री के ब्रांचेस होते हैं वो भी क्या फॉर्म करते हैं, एक नेचुरल फ्रैक्टल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है,
साथ में स्नोफ्लेक, ठीक है, स्नोफ्लेक सुना हो देखा होगा, इस तरीके से होते हैं, ठीक है, जिसमें कि इसके अंदर इस तरीके से बने होते हैं और इसके अंदर भी देखोगे तो भी और छोटे छोटे से बने होते हैं, ठीक है ना। तो हर एक स्नोफ्लेक में जो डिज़ाइन है उसके अंदर जब जाओगे तो और वैसा ही डिज़ाइन मिलेगा, यानी कि उसको जूम करते जाओ तो वही डिज़ाइन रिपीट होगा, ठीक है। सेम डिज़ाइन जब रिपीट होता जाता है जूम करने पे तो उसी को हम बोलते हैं फ्रैक्टल। तो यहाँ पे जो स्नोफ्लेक है वो भी क्या होता है, एक फ्रैक्टल का फॉर्मेशन करता है, नेचुरल फ्रैक्टल है ये, ठीक है। ये भी इमेज मैंने यहाँ पे तुमको ऐड कर दिया है देखने के लिए, जो कि NCERT का है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये फ्रैक्टल्स होते हैं और इसमें कुछ खास है नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट है, बस तुम्हें ध्यान रखना है कि फ्रैक्टल होते क्या हैं और उनमें ये स्पेशली ये सिरपिंस्की ट्रायंगल जो कि एक जीपी का फॉर्मेशन करता है, इसलिए यहाँ पे इसको दिखाया गया है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा, जो कि है ग्राफ। चलो समझते हैं ग्राफ ऑफ जीपी, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में ग्राफ को समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हमारे जीपी 2, 4, 8, 16 और 32 इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं इस तरीके से, हमारा ये x और ये y, इस पे y की वैल्यूज़ क्या देंगे, हमारा नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n देंगे, जबकि x की वैल्यू क्या देगी, n की वैल्यू देगी, ठीक है, नंबर्स देगी। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, इस तरीके से ये होगा। अब इसके बाद देखो देखा जाए तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म हमारा होगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा मान लो 2, ठीक है। उसके बाद 4 आएगा, 2 का डबल हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद 8, इसका भी डबल यहाँ पे कहीं पे 8 होगा। उसका 16, इसका भी डबल यहाँ पे कहीं पे हमारा 16 दिखेगा, यहाँ पे 16 दिखेगा, ठीक है। उसके बाद 32 और ऊपर कहीं होगा, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं पॉइंट बनाऊँ तो पहला 1 फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है 2, सेकेंड वैल्यू क्या है 4, थर्ड वैल्यू क्या है ये है 8, फोर्थ वैल्यू क्या है ये है 16, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे होगा, और फिफ्थ वैल्यू 32 और यहाँ पे कहीं पे होगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ अगर ध्यान से देखा जाए तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी मेरी, इस तरीके से ये ऐसे देखो ग्रो कर रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। इसको मैं थोड़ा सा अलग से बना दूँ स्कीमेटिक वे में, जिससे सिर्फ इसका डिज़ाइन दिखे। तो ग्राफ कुछ ऐसा सा बन रहा है मेरे पास, ये ऐसा, ठीक है, इस तरीके से एक इंक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है। ध्यान दोगे तो जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब हमने ग्राफ बनाया था तो वो कैसा था, एक स्ट्रेट लाइन था, पर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ये नहीं है, एक ऐसा कुछ ग्राफ हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो जीपी का ग्राफ ऐसा कुछ होता है जब वो जीपी कैसा हो, इंक्रीजिंग हो। लेकिन मान लो अगर ये जीपी इंक्रीजिंग नहीं हो, क्या हो, डिक्रीजिंग हो, तो कैसा ग्राफ बनेगा उसको देखते हैं। तो मान लो मेरे पास है 4, फिर 2, उसके बाद आ जाता है 1, फिर 1/2, 1/4, 1/8, इस तरीके से आता है। इसमें देखो कॉमन रेशियो क्या है, ये 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, फिर 1/2 मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, फिर इस तरीके से आता जाएगा। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो देखो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ठीक है, यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म दिखा सकते हैं, ये हमारे मर्जी पे है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन्थ, इस तरीके से आता जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 पे हमारी वैल्यू जो से मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे जाएगा 1/2 और इसके भी आधा हो जाएगा 1/4, इस तरीके से आता जाएगा, ठीक है। तो चलो, और ऊपर कहीं 4 होगा फर्स्ट पे, तो ये 4 ऊपर से कहीं आ रहा होगा, मैं सेकंड से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे होगा, 4 यहाँ से कहीं से आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, थर्ड वाला हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड वाला वैल्यू 1 आ रहा है, यहाँ पे होगा, ठीक है, थर्ड वैल्यू 1 है, फोर्थ वाला हाफ है, यहाँ पे होगा, इसका हाफ है, इस तरीके से। तो देखा जाए तो ये इस तरीके से ग्राफ इसका बन रहा है क्या, कि इस तरीके से ये ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, इस तरीके से कम आता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है, इस तरीके से टच नहीं करेगा कभी भी एक्स एक्सिस को, ठीक है, ये कभी ज़ीरो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर में तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर वो नंबर खुद ज़ीरो नहीं है, ठीक है, या नेगेटिव नहीं है, तो वो कभी भी ज़ीरो के नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, इस तरीके से नहीं होगा। तो ये देखो ग्राफ मेरा बन रहा है किसका, डिक्रीजिंग जीपी का, ठीक है, जीपी डिक्रीजिंग हो तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। चलो एक और देखते हैं ग्राफ। अगर मान लो वो जिगजैग वाला जीपी हो जाए, मैं जिसमें कि कॉमन रेशियो कैसा हो, नेगेटिव 2 -2 2 -2 2 -2, ठीक है, जिसमें कि कॉमन रेशियो क्या था मेरा, ये था -1, ठीक है। अब अगर मैं इसको ग्राफ बनाऊं तो ये कैसा बनेगा, इसको समझो, ठीक है। इसको थोड़ा सा और पीछे बना देता हूँ, ये हमारा x है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, y है ये,
ये हो जाएगा मेरा मान लो 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, और ये हो जाएगा -1 और ये -2। ये बातें हैं 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 और 7, ठीक है। तो चलो ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा है 2 जो कि यहाँ होगा, सेकंड टर्म है -2 जो कि यहाँ होगा, थर्ड टर्म है 2 जो कि यहाँ होगा, फोर्थ टर्म -2 यहाँ होगा, फिफ्थ टर्म ऊपर फिर से 2, 6 फिर से -2, सेवन टर्म फिर से 2, इस तरीके से आ जाएगा। तो हमारा वैल्यू देखो इस तरीके से आया, zigzag नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके का ग्राफ बनेगा हमारा ये वाले जीपी का, जिसमें कि कॉमन रेशियो कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। मुझे नहीं पता कि जीपी का कोई ग्राफ क्यों बनाना चाहेगा, ठीक है, बट तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है ग्राफ, तो मैंने ग्राफ बता दिया। ये वाला दिया हुआ था, ये वाला नहीं दिया हुआ था, लेकिन ऐसा बन सकता है, इसलिए मैंने ये भी बता दिया, ठीक है। तो आई थिंक अब सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। ग्राफ लास्ट टॉपिक था, फैक्टर्स देख लिया हमने, ग्राफ देख लिया हमने, तो अब फाइनली ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।